हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी आगे की टर्मिनोलॉजी। अगर इससे पहले का प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्थगित आगम व्यय, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्यवसाय में कुछ ऐसे व्यय जो आगम स्वभाव के होते हैं परंतु जिनका लाभ व्यवसायी को आगामी कई वर्षों तक प्राप्त होने वाला है, स्थगित आगम व्यय कहे जाते हैं। जैसे स्थापना के प्रारंभिक व्यय, असाधारण विज्ञापन व्यय, असाधारण मरम्मत व्यय। व्यवसाय में ऐसे व्यय जो एक आगम स्वभाव के होते हैं, जो हमें आय भी दे रहे हैं पर हमारे लिए व्यय भी है, लेकिन वो ऐसे आय है जो हमें हर वर्ष प्राप्त होगी, जिसे हम कहेंगे स्थगित आगम व्यय। जैसे स्थापना के प्रारंभिक व्यय, अगर आपने कोई भी व्यवसाय प्रारंभ किया है तो उसमें जो भी आप प्रारंभ में पूंजी लगा रहे हो तो वो आपके लिए तो व्यय है, पर आने वाले समय में वही पूंजी आपको लाभ देगी। ठीक है। फिर है नेक्स्ट असाधारण विज्ञापन व्यय। इसे व्यय जब आपके व्यापार के एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हो, आपके व्यापार की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए करते हो, वो भी क्या कहलाते हैं? स्थगित आगम व्यय। नेक्स्ट है रहतिया या शेष माल, स्टॉक, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? स्टॉक। किसी निश्चित तिथि को व्यवसाय में जो माल बिना बिके रह जाता है उसे उस दिन का रहतिया कहते हैं। अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो आपने एक दिन में इतना टर्नओवर बनाया होगा कि मैं इतना माल बेचूंगा, पर अगर उस दिन में इतना माल बिकने से रह जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उस दिन का रहतिया कहेंगे। यह माल बाद में बेचा जाता है। अगर ये जो भी माल बच गया तो इसे आप बाद में भी बेच सकते हैं, पर जो आपने आज का टर्नओवर बनाया था उस हिसाब से अगर वो बचता है तो आज का रहतिया कहलाएगा। वर्ष के अंत में व्यापार का लाभ ज्ञात करने के लिए प्रत्येक व्यापारी दुकान में रखे माल की गणना करता है। इसे ही अंतिम रहतिया या क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। एक व्यापारी वर्ष के प्रारंभ और अंत तक एक टर्नओवर बना के रखता है कि वो इतना माल बेचेगा, जितना माल उसने खरीदा है उसमें से इतना माल उसे बेचना है। पर अगर उसमें से जो माल बच जाता है वर्ष के अंत में, उसे हम क्या कहेंगे? अंतिम रहतिया या क्लोजिंग स्टॉक। और जो माल बच गया है नए वर्ष के प्रारंभ में, वही माल प्रारंभिक रहतिया कहलाता है। जो भी माल उस समय के लिए बच गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन या वर्तन, इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? कमीशन। किसी व्यापारी के माल के क्रय या विक्रय में सहायता देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को जो पारिश्रमिक या प्रतिफल दिया जाता है उसे कमीशन या वर्तन कहते हैं। जब भी आप कोई व्यापारी से कोई माल क्रय करते हो या वही माल आपको विक्रय करने में सहायता करता है, जो आप किसी अन्य व्यक्ति को देते हो, जो पारिश्रमिक या उसके रूप में जो प्रतिफल दिया जाता है उसे क्या कहेंगे? कमीशन। जैसे आपकी शॉप है, अगर आपका माल उस शॉप पर नहीं बिक रहा है तो आप एक एजेंट रखोगे। वो एजेंट डोर टू डोर जाकर जो चीज़ सेल करेगा और उसके रूप में जो आप उसे वेतन दोगे या सैलरी दोगे, वो चीज़ उसके लिए क्या कहलाएगी? कमीशन कहलाएगी। यह कमीशन किसी निश्चित प्रतिशत से दिया जाता है। ये जो होता है 1% के बेस पर ही दिया जाता है कि वो इतना माल बेचेगा तो उसे इतने % कमीशन देंगे, या इतना % बेचेगा तो इतना % उसको पैसा देंगे। जैसे मकान के दलाल को 3% या पुस्तक विक्रेता को 15% कमीशन दिया जाता है। अगर आपको किसी भी ब्रोकर ने एक मकान दिलाया है तो उस ब्रोकर का आपको एक प्रकार का कमीशन देना होगा, जो क्या होगा? 3% होगा। अगर पुस्तक विक्रेता है, वो भी अगर पुस्तकों को जाकर डोर टू डोर सेल करता है तो वो चीज़ भी क्या कहलाएगी? कमीशन के रूप में उसे प्राप्त होगी। तो जिसका प्रतिशत कितना होता है? 15%। कभी कभी यह कमीशन निश्चित राशि में भी दिया जाता है। कहीं कहीं जगह ये जो कमीशन है एक निश्चित, एक क्लियर अमाउंट में भी दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारिक छूट, व्यापारिक कटौती, व्यापारिक आभार या व्यापारिक पट्टा।
इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट। आप ट्रेड से समझते हैं व्यापार। अगर हम हमारे व्यापार में कुछ भी छूट देते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है? ट्रेड डिस्काउंट। से ध्यान से समझना। जब कोई व्यापारी क्रेता को अपनी वस्तु के निश्चित मूल्य में कुछ रुपयों की छूट देता है तो इसे व्यापारिक छूट या कटौती कहते हैं। जब भी आप एक व्यापारी से कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो आपको एक निश्चित मूल्य पर कुछ रुपयों की छूट देता है। जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा है तो आपको 10% छूट देगा, तो उसमें आपको 10% की छूट कितनी देगा? बहुत से बहुत 90,000 दे देगा या 95,000 दे देगा। तो वो जो आपको व्यापारी वस्तु पर जो आपको छूट दे रहा है वो चीज़ क्या कहलाएगी? ट्रेड डिस्काउंट। जैसे दवाई वाला मूल्य सूची पर छपी हुई कीमत पर 5 पैसे प्रति रुपया छूट देता है तो हम कहेंगे कि 5% व्यापारिक छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति 400 की दवाई क्रय करता है तो 20 रुपये कटौती के कट जाने पर उसे 380 रुपये मात्र देने पड़ेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जो मेडिसिन है वो कितनी है? 400 रुपये की। जब वो उसको 20% डिस्काउंट देता है, मतलब 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो उससे वो दवाई अब कितने में पड़ेगी? 380 में पड़ेगी। इन 20 रुपयों को व्यापारिक बट्टा कहेंगे और व्यापारी अपने हिसाब में बिक्री में सिर्फ 400 ऋण 200 अर्थात 380 रुपये ही लिखेगा। जब भी व्यापारी अपने बही खाते की हिसाब में जब लेखा करेगा तो उसमें क्या लिखेगा? 400 ऋण 20 और बाहर करके 380 लिखेगा। व्यापारिक बट्टा नगद बिक्री तथा उधार बिक्री एवं नगद क्रय दोनों से घटाया जाता है। हिसाब की पुस्तकों में केवल शुद्ध रकम ही लिखी जाती है। जब भी आप व्यापारिक बट्टा देते हैं तो कब दिया जाता है? नगद बिक्री पर, उधार बिक्री पर तथा उधार क्रय एवं नगद क्रय। और जब भी ये दिया जाता है तो उसको हम नगद में से घटा देंगे। हिसाब की पुस्तकों में केवल शुद्ध रकम ही दर्शाई जाएगी। अगर आपने किसी व्यक्ति को कुछ बड़ा अमाउंट में डिस्काउंट दिया है तो जब आप आपकी बही खातों में लेखा करोगे तब टोटल अमाउंट जितनी नेट अमाउंट है सिर्फ वही उसमें लिखोगे। व्यापारिक बट्टे का लेखा बही खातों में नहीं किया जाता है। हाँ, जब हम व्यापारिक बट्टा दिया जाता है तो इसे बेचे गए माल का बीजक में दर्शाया जाता है। जो भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं पर कितना डिस्काउंट दे रहे हैं हम इसे हमारी अकाउंटिंग की बुक में नहीं बताएंगे। हाँ, बट जो हमने उसे बिल दिया है उसके ऊपर हम उसे दर्शाएंगे कि हमने उसे कितने % पर हमने उसे डिस्काउंट दिया है। किंतु लेखा पुस्तकों में शुद्ध मूल्य की प्रविष्टि की जाती है। जब भी हमारे बही खाता में लेखा करेंगे तो हम एक शुद्ध मूल्य जितने में हमने उसे बेचा है उसी मूल्य पर हमारे बही खाते में लेखा करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है रोकड़ बट्टा, रोकड़ी छूट, रोकड़ उपहार या रोकड़ी कटौती, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे कैश डिस्काउंट। जब कोई व्यक्ति अपने ऋण का या उधार खरीदे गए माल के मूल्य का भुगतान नियमित समय से पहले कर देता है तो रुपया पाने वाला उसे कुछ कम रकम लेता है, अर्थात उसे कुछ रुपये की छूट दे देता है। इस छूट को रोकड़ छूट या रोकड़ी उपहार कहते हैं। अगर आप कैश डिस्काउंट की बात करो तो ऐसा डिस्काउंट जो आपने किसी से पैसे के बदले आपको मिल रहा हो। अगर आपने किसी व्यक्ति से उधार पैसा लेके रखा है, उस व्यक्ति का आपने बोला कि मैं 1 महीने में इतना पैसा आपको चुका दूंगा, पर उस व्यक्ति ने आपको ऐसा बोला है कि अगर आप ये पैसा उसको 15 दिन में चुका देते हो या 20 दिन में चुका देते हो तो वो आपको इतना उसके ऊपर डिस्काउंट देगा। पर ये डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? जब आप उसे 15 या 20 दिन में चुका दोगे, क्योंकि आपने 1 महीने का बोल के रखा है। पर अगर आप 1 महीने से पहले उसे ये पैसा चुका दोगे तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? कैश डिस्काउंट। ठीक है। यह रोकड़ी छूट प्रति सैकड़ा के हिसाब से दी जाती है। जैसे मोहन 200 रुपये का भुगतान राम को नियमित अवधि के 1 माह के पूर्व कर देता है। राम उससे 198 रुपये लेकर उसका हिसाब चुकता कर देता है। मोहन रुपये का भुगतान राम को, जैसे मोहन ने राम से पैसे लिए हैं तो राम उसको भुगतान करता है, पर कब करता है?
उससे उसको जो नियमित अवधि दी थी 1 माह के पूर्व ही वो उसे कर देता है, तो वो उसे कितनी छूट देता है, 2 रुपये की। तो उसे अब राम को केवल कितने दिए, 198 रुपये लेकर हिसाब चुकता कर देता है। इसी दशा में राम ने मोहन को 2 रुपये की रोकड़ी छूट दी। इसी सभा में राम ने कितने की छूट दी, मोहन को 2 रुपये की छूट दी। रोकड़ी पट्टा लेनदार को हानि और देनदार को लाभ होता है। स्वाभाविक सी बात है, जो हमें पैसा दे रहा है उसकी हानि और जो पैसा ले रहा है उसका लाभ होता है। रोकड़ छूट का लेखा बही खातों में किया जाता है। ऊपर के उदाहरण 200 रुपये मोहन का जमा किया और 198 रुपये रोकड़ में तथा 2 रुपये उपहार खाते के नामे लिखे जाएंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि उधार बेचे गए माल अथवा दिए गए ऋण का भुगतान समय से पूर्व प्राप्त करने के लिए भुगतान राशि में जो कमी की जाती है उसे रोकड़ छूट या नगद बट्टा कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप कोई उधार माल बेच रहे हैं तो जब आपने उस उधार माल को बेचा तो ऋण का भुगतान, अगर आप उससे जो आपने माल खरीदा है उधार पर, अगर आप उस माल का पैसा उस समय से पहले ही चुका देते हैं तो वो जो भुगतान राशि में जो कमी होगी वो क्या कहलाएगी, नगद छूट या नगद बट्टा। Thank you so much friends for watching this video. Please like, share